कविताएं सुनना किसको पसंद है? कविताएं सुनना सभी के दिल को बहुत सुकून देती है। तो आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कवियत्री हैं निकिता राजपूत, और आज हम करने वाले हैं उनसे उनकी कविताओं के बारे में। सो प्लीज़ जॉइन अस, लेट्स टॉक। हाय एवरीवन, वेलकम टू द बुक टॉक्स बाय जश्न इवेंट्स। टुडे वी आर अगेन विद अ न्यू ऑथर। तो आज हमारे साथ हैं निकिता राजपूत। हाय निकिता, कैसी हैं आप? I'm fine. मैं एकदम ठीक हूँ और बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आप आए हो, अपनी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। निकिता, आपकी दोनों जो पुस्तकें हैं, संगम और गूंज, जितना कि मैं जानती हूँ, Yes, दोनों ही कविताओं के बारे में। Yes, ma'am. और मेरा मानना है कि कोई भी राइटर अच्छा राइटर तभी बनता है जबकि वो बुक्स पढ़ता है। Yes, तो ma'am. आपको बुक्स पढ़ने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मुझे बुक पढ़ने की इंस्पिरेशन, मुझे पढ़ना लिटरेचर स्पेशली स्कूल टाइम से ही पसंद था, लेकिन जब स्टडीज़ के चलते, एकेडमिक्स के चलते मैंने लिटरेचर थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया अपने 12th एग्ज़ाम्स के बाद, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास ग्रेजुएशन में कॉमर्स था, जिसमें लिटरेचर एक सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उस तरह मेरा लिटरेचर थोड़ा पीछे रह गया पढ़ना। और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर रेगुलरली नॉवेल्स पढ़ती थी, तो उसको मैं देखती थी, वहीं से मुझे तो फिर से लिटरेचर पढ़ने का एक उत्साह जगा। फिर से मैंने पढ़ना सोचा और उस टाइम मैंने कमिट भी किया कि मैं अपनी खुद की एक बुक लिखूंगी, और तभी मैंने उसके 1-2 साल बाद 2018 में अपनी पहली बुक लिखनी शुरू की एंड 2019 में उसे पब्लिश किया, जिसका नाम गूंज है, और मेरी पहली कविता पुस्तक वही थी। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपकी जो पहली पुस्तक थी वो गूंज थी। यस मैम। और इसके बाद जो आज हमारे पास कलेक्शन रखा हुआ है संगम का, तो दोनों ही किताबें कविताओं की हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं दोनों ही पुस्तकों के बारे में, आपकी पुस्तक गूंज के बारे में और आपकी पुस्तक संगम के बारे में। मेरी पुस्तक गूंज, दरअसल मैंने लिखना जो है वो डायरी या फिर किसी बुक में लिखना शुरू नहीं किया था। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लिखना शुरू किया था, जिस पर मैं एक्टिवली अब भी लिखती हूँ, निकिता राजपूत 18 यूज़र नेम के अंडर। उस पुस्तक में मैं रेगुलरली कोई मुझे थॉट्स आता था या फिर कुछ मुझे अच्छा भाव आता था, उस पर मैं लिखती थी। फिर धीरे धीरे उनको एक अच्छी प्रशंसा मिलने लगी। उसके बाद मैंने एक सोचा कि मैं कुछ डिमांड सेशंस रखूं ताकि लोगों को पढ़ना अच्छा लगे, मुझसे कनेक्ट कर पाए, मेरी कविताओं से कनेक्ट कर पाए। तो उसमें एक ऑप्शंस आता था इंस्टाग्राम पे, एक फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन का, तो उसमें मैं डिमांड सेशंस रेगुलरली रखती थी। टाइटल रहता था कि यू गिव मी अ वर्ड एंड आई विल राइट अ कोट और अ पोएम। तो मैं रेगुलरली उस पर करने लगी। उसी के चलते टाइम टू टाइम पोएम्स मैं इंस्टाग्राम पर लिखने लगी, रेगुलर वो अप टू डेट मैं डेली बेसिस पर लिखने लगी। फिर मेरे मन में आया कि मुझे लोगों ने भी बोला और मुझे मन में आया कि शायद अब मुझे अपनी पुस्तक पर भी काम करना चाहिए। फिर लोगों ने मुझे बोला कि आप लिखो, आप अच्छा लिखती हो, आप कविता की पुस्तक निकालो अपनी स्पेशल। तो तब से मैं गूंज के लिए लिखने लगी। तो निकिता, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने एक्चुअल में आपने ब्लॉगिंग से शुरू की। यस। और वैसे भी पोइट्री को फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, मतलब आपने भावों को व्यक्त करना एक कविता का रूप ले लेती है कई बार। तो वो लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने भावों को किस तरह से एक्सप्रेस करता है। तो निकिता, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कविताएं शुरू तो आपने इंस्टाग्राम से करी और आपने फिर उसको किताब में कन्वर्ट करने का सोचा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो बुक्स लिखने का जो प्रोसेस था, इसमें आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आई, कोई ऐसा पार्ट था जहाँ आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है? लिखने में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे कोई ख़ास डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि मेरा जैसा कि आपने बताया कि पोइट्री एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। जब तक
सामने वाला आपके विचारों को नहीं समझेगा। मेरा मानना है कि आपकी कविता तुच्छ होगी या फिर उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो फिर इसके बाद मुझे प्रॉब्लम आई पोस्ट पब्लिकेशन। मुझे उसकी पब्लिशिंग के बाद दिक्कत आई किस तरह से रीडर्स बेस बनाया जाए। सेल का एक इशू रहता है, उस तरह की मुझे प्रॉब्लम्स आई। मैंने देखा कि लोग हिंदी लिटरेचर से ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर की तरफ ज़्यादा जागरूक हैं और उत्साह भी अपना प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें मुझे इशू आया और ऐसा भी थोड़ा महसूस हुआ मुझे कि शायद हिंदी कवियों को समस्याएं भी आ रही है इसी वजह से अपनी कविताएं प्रकाशित करने में। तो वहीं से संगम का एक्चुअली में जन्म हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पुस्तक में कवियों को स्थान दूंगी जो एटलीस्ट अच्छा कर पा रहे हैं हिंदी लिटरेचर में, खासकर कविताओं में वो अच्छा लिख पा रहे हैं, उनकी कविताओं को लोग पढ़ें। तो वहीं से मैंने लोगों को सेलेक्ट किया है उनकी पोएम्स को, तो तब समझ में ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि आपने बताया कि आपको मेनली प्रॉब्लम राइटिंग में नहीं आई या आपको बुक कन्वर्ट करने में भी नहीं आई, आपको मेन प्रॉब्लम आई प्रमोशन में। यस मैम। है ना, तो मैं इसी के साथ ही हमारे ऑडियंस को, रीडर बेस को और अपकमिंग राइटर्स को बताना चाहूँगी जिनको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जश्न इवेंट्स हमारे एक कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे और आपके लिए भी ये बहुत खुशी की बात है जिसमें हम घर बैठे उनको समझाएंगे कि वो किस तरह से अपनी बुक का प्रमोशन कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, बुक पब्लिश करना तक भी हो जाता है लेकिन बुक को रीडर्स तक पहुंचाना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क जो कि एक्चुअल काम है और मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। तो इसी के साथ निकिता मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा, क्योंकि आपने बात करी कि अगली जो किताब आपकी संगम थी जिसमें आपकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री और अलग अलग पोइट्स भी हैं। तो ये आपकी बुक्स जो दोनों हैं, गूंज और संगम, ये किसी थीम पर बेस्ड है, किसी पर्टिकुलर विषय पर आधारित है या फिर आपकी डिफरेंट थीम्स है? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर थीम या विषय नहीं है कि जिसमें एक ही तरह की कविताएं इसमें इन बुक्स में लिखी गई हो, लेकिन ज़्यादातर मैं उन कविताओं पर लिखना पसंद करती हूँ जो जीवन में है, जो जीवन के अनुभवों को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर एक थीम नहीं है। या फिर आप बोल दे प्रकृति पर लोग लिखना पसंद करते हैं, कोई प्रेम पर लिखना पसंद करता है, इसमें हर तरह की आपको कविताएं मिलेंगी। लेकिन गूंज को मैं थोड़ा सा समराइज़ कर सकती हूँ क्योंकि उसमें भले ही थीम अलग है, भले ही पोएम्स के जॉनर भी अलग है, उनकी प्रकृति भी अलग है, उनका हर रीडर बेस भी अलग हो सकता है हर कविता का, लेकिन आप पूरा कलेक्टिवली उस बुक को अपने से रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए एक स्लोगन भी मैंने लास्ट में बुक के अंत में रखा है, आप गूंज आप मनुष्य की निजी एवं सामाजिक भावनाओं का प्रतीक गूंज है, क्योंकि उसमें परिवार से लेके आपके जीवन तक और आपके अपनेपन से लेके आपके पूरे व्यक्तित्व तक की सारी कविताएं उसमें आप पा सकते हैं। तो आपने बताया, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो इनकी कविताएं हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हैं और हर कविता सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर थीम हो, डिफरेंट थीम्स हैं, रिलेशनशिप के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी हैं, अलग अलग भावों के ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी निकिता कि अगर आप कोई अपनी अच्छी सी कोई कविता हमें सुनाना चाहें, दर्शकों को सुनाना चाहें तो प्लीज़। मैं चूज़ करती हूँ इष्ट वंदना। इसमें जो कवि का ख्याल है ईश्वर से वंदना करते हैं। इसमें लिखा है, हे ईश्वर सुना है तुम सबकी सुनते हो। इसमें भाव दर्शाए जाते हैं कि हर एक व्यक्ति बोलता है कि आप सबकी सुनते हैं, आप मेरी भी सुनिए। मंदिर में हम प्रार्थना भी करने जाते हैं तो आप मेरी सुनिए। तो सुना है आप सबकी सुनते हो, राह कोई करे परिवर्तित अपनी, तुम विकल्प उसके भी चुनते हो। इस पंक्ति से मतलब है कि अगर कोई आपको छोड़कर अपनी कोई दूसरी राह भी बना लेता है तो आप उनके लिए भी विकल्प चुन लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें छोड़ दिया। नॉर्मली हम अपने रिलेशंस में
देखते हैं कि अगर आप किसी को नहीं महत्व देते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भगवान के प्रति अपने रास्ते बदल लेता है तो भगवान उनके लिए भी विकल्प चुनते हैं, इसका ये है। तो मुझे ये पंक्तियाँ बहुत पसंद हैं। बहुत ही सुंदर कविता सुनाई आपने निकिता। और मैं चाहूँगी कि जो भी रीडर्स हैं, जो भी कविताओं को पसंद करते हैं, वो सभी इन बुक्स को पढ़ें। और दोनों ही बुक्स जो हैं, इनफैक्ट इनकी एक तीसरी बुक भी आई है, इटर्नल, और सभी बुक्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हैं। बुक संगम और गूंज आउट ऑफ स्टॉक है, तो गूंज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। निकिता, हम अंत करते हुए इस बातचीत का मैं आपसे आखिर में चाहूँगी कि आप हमारे अपकमिंग राइटर्स को, अपकमिंग पोइट्स को कोई या जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं हमें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अब मैं कवि हूँ और इस तरह से मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, और साहित्य के लिए ही हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं मैसेज भी साहित्य के प्रति ही देना चाहूँगी। दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि जो कवि हैं और राइटर्स हैं, आप लोगों को सोचकर ही, आप लोगों को समझकर ही कविताएं और कहानियाँ लिखते हैं, तो आप उन्हें पढ़ें और अपना किसी भी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर साहित्य को पीछे ना छोड़ें, क्योंकि ये हमें अपने आप से एक मिलाने का एक ज़रिया भी है। अपकमिंग राइटर्स को मैं बोलना चाहूँगी, इफ़ इट मैटर्स टू यू, यू विल फाइंड अ वे। तो राइट वट एवर यू वांट एंड फॉर्म इट एज अ बुक। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू स्पेशल। थैंक यू सो मच निकिता। आपने बहुत अच्छी बातें करी और बहुत सारे, मतलब आपकी हर बात में कोई ना कोई भाव एक्सप्रेस होता है। और सभी रीडर्स को कहना चाहूँगी कि जो भी कविताएं पसंद करते हैं वो निकिता की बुक ज़रूर पढ़ें। एंड इसी के साथ हम हमारे इस इंटरव्यू का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ फॉलो अस। अभी हम बहुत सारे नए ऑथर्स के साथ आने वाले हैं और बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू निकिता।